सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां व्यक्ति न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी साझा करता है बल्कि दोस्ती भी अनजान से अनजान शख्स के साथ जल्दी कर लेता है और फिर उस दोस्ती में हद का कोई हिसाब नहीं रहता। एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला पटना के राजीव नगर में, जहां एक युवक युवती सोशल साइट के जरिए मिले, चैटिंग शुरू हुई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मामला थाने तक जा पहुंचा। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। युवक सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी हुआ। पिंकी शर्मा। हाँ। पिंकी जी, पहली बार जो आप बयान दर्ज करवाई थी राजीव नगर थाना में ना, हाँ। कितना दिन आज से, तकरीबन कितना दिन पहले? हम थर्सडे के दिन ये सब हुआ था। उस दिन शायद 19 तारीख था। अच्छा। 19 तारीख के दिन ही ये लोग शाम के करीब 4:30 बज रहा था, ये लोग मारपीट मेरे साथ किया। मारपीट करके मार्केट उल्टा में कौन कौन नाम, मारपीट में किनका किनका नाम आलोक था, उसकी बहन निहारिका थी और उसकी माँ नीलम थी। उसकी नीलम कौन? चौधरी मतलब आलोक की। अच्छा। ये तीनों ही मिलकर हमको बहुत मारा, मार कर एकदम अधमरा कर दिया। उसके बाद ये लोग उल्टा थाना वाला को बुला लिया। कहाँ मारपीट की घटना को कहाँ अंजाम दिया गया? हम उसके घर पे गए थे अपना पैसा को लेकर बातचीत करने। अच्छा। हम अगर उस तरह का कोई साजिश रहता कि हम मारपीट करने जा रहे हैं, चाहे कुछ भी वैसा रहता, तो हम पहले पुलिस को कंप्लेन कर देते कि हाँ हम उसके घर जा रहे हैं। कहाँ है उनका घर? बगल में ही है, पीछे में रहता है, उसका अपार्टमेंट है पीछे में। क्या नाम है अपार्टमेंट का? RKM रेजेंसी। कितने कितने फ्लोर पे वो रहते हैं? 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर। फ्लैट नंबर? फ्लैट नंबर 501 है। 501। कितना, तकरीबन किस समय में आप गई थी? हम 4:30 बजे के आसपास गए थे। अच्छा। तो वहाँ जब गए हैं बोले बाहर ही बात करो। उसकी माँ नहीं, उसकी बहन बोल रही है कि अंदर चल के बात करो। हम बोले हमको बाहर ही बात करना है। तब तक उसकी माँ आई और मेरा बाल खींचते हुए माँ और बहन सबसे अंदर वाला रूम में ले गई। बेटा बाहर का दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद तीनों मिल के हमको बहुत मारा है। मेरा बेटा 14 साल का है, वो जब हमको बचाने के लिए किया है, उस लड़के को भी आलोक बहुत मार मारा है। उसका चेस्ट में मुक्का मुक्का मार के उसको 3-4 मुक्के में तो बच्चा प्रस्त हो गया और फिर कांपने लग गया। उसके बाद फिर ये लोग तीनों मिलके और भी हमको मारा है। मतलब आप और आपका जो बेटा है वो उस दिन गया? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां व्यक्ति न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी साझा करता है बल्कि दोस्ती भी अनजान से अनजान शख्स के साथ जल्दी कर लेता है और फिर उस दोस्ती में हद का कोई हिसाब नहीं रहता। एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला पटना के राजीव नगर में, जहां एक युवक युवती सोशल साइट के जरिए मिले, चैटिंग शुरू हुई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मामला थाने तक जा पहुंचा। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। युवक सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी हुआ। पिंकी शर्मा। हाँ। पिंकी जी, पहली बार जो आप बयान दर्ज करवाई थी राजीव नगर थाना में ना, हाँ। कितना दिन आज से, तकरीबन कितना दिन पहले? हम थर्सडे के दिन ये सब हुआ था। उस दिन शायद 19 तारीख था। अच्छा। 19 तारीख के दिन ही ये लोग शाम के करीब 4:30 बज रहा था, ये लोग मारपीट मेरे साथ किया। मारपीट करके मार्केट उल्टा में कौन कौन नाम, मारपीट में किनका किनका नाम आलोक था, उसकी बहन निहारिका थी और उसकी माँ नीलम थी। उसकी नीलम कौन? चौधरी मतलब आलोक की। अच्छा। ये तीनों ही मिलकर हमको बहुत मारा, मार कर एकदम अधमरा कर दिया। उसके बाद ये लोग उल्टा थाना वाला को बुला लिया। कहाँ मारपीट की घटना को कहाँ अंजाम दिया गया? हम उसके घर पे गए थे अपना पैसा को लेकर बातचीत करने। अच्छा। हम अगर उस तरह का कोई साजिश रहता कि हम मारपीट करने जा रहे हैं, चाहे कुछ भी वैसा रहता, तो हम पहले पुलिस को कंप्लेन कर देते कि हाँ हम उसके घर जा रहे हैं। कहाँ है उनका घर? बगल में ही है, पीछे में रहता है, उसका अपार्टमेंट है पीछे में। क्या नाम है अपार्टमेंट का? RKM रेजेंसी। कितने कितने फ्लोर पे वो रहते हैं? 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर। फ्लैट नंबर? फ्लैट नंबर 501 है। 501। कितना, तकरीबन किस समय में आप गई थी? हम 4:30 बजे के आसपास गए थे। अच्छा।
तो वहाँ जब गए हैं बोले बाहर ही बात करो। उसकी माँ नहीं, उसकी बहन बोल रही है कि अंदर चल के बात करो। हम बोले हमको बाहर ही बात करना है। तब तक उसकी माँ आई और मेरा बाल खींचते हुए माँ और बहन सबसे अंदर वाला रूम में ले गई। बेटा बाहर का दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद तीनों मिल के हमको बहुत मारा है। मेरा बेटा 14 साल का है। वो जब हमको बचाने के लिए किया है, उस लड़के को भी आलोक बहुत मार मारा है। उसका चेस्ट में मुक्का मुक्का मार के उसको 3-4 मुक्के में तो बच्चा प्रस्त हो गया और फिर कांपने लग गया। उसके बाद फिर ये लोग तीनों मिलके और भी हमको मारा है। मतलब आप और आपका जो बेटा है वो उस दिन गया था वहाँ पे? मेरा बेटा, मेरी बेटी, तीनों ही हम लोग गए थे। अच्छा। और आपके साथ ये घटना हुआ? हाँ। एक चीज है का जब उनको पता चला तो उनका ऐसा बयान है कि वो सोची कि वो जो आपको कैश दी है उनके कथनानुसार वो आपसे आपके घर पे आई थी लेने के लिए, ठीक है, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, और उनके साथ उनकी बच्ची, उनका लड़का था। उनका आरोप ये है कि आपके घर वालों ने आपके साथ मिलकर उनको बहुत मारा, जिसमें उन्होंने अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट, मेडिकल जो रिपोर्ट होता है और प्रिस्क्रिप्शन वो हमें दिखाया हमसे बात करने के दौरान। जी। क्या कहना उस दौरान उनकी मेरे से मारपीट नहीं हुई थी, मेरी मम्मी और बहन से वो उलझ रही थी। मैं दूरी बना के रखा हुआ था क्योंकि मैं जानता था कानूनी पचड़ों में मुझे वो फंसाएगी। मेरी मम्मी से उसका झगड़ा हुआ, बहन से हुआ। मम्मी का ये पूरा छिला हुआ है, इधर छिला हुआ है, चोट लगा हुआ, उसका अंगूठा अभी तक सीधा नहीं। मेरे शरीर पे एक खरोंच तक आप कोई भी दिखा दे, उस दिन थाना पे भी मैं तैयार था अपना दिखाने के लिए, नहीं था। झगड़ा उसका मम्मी से हुआ, बहन से हुआ, गुत्थम गुत्थी हुआ दोनों में। हम बीच में एक बार परे, दोनों को अलग किए क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा था। थाना को मेरी बहन ने फ़ोन किया, थाना को हमने घर पे बुलवाया, ना कि उसने खबर दिया था थाना को। थाना को भी मैंने फ़ोन करके घर पे बुलवाया था। अच्छा, थाना को आपने रिपोर्ट जी, और वो मेरे घर से आके उन लोग को लेके गए हैं यहाँ से। एफआईआर में आपने क्या लिखा है? एफआईआर जब हम करवाने गए थे उस समय तो हम एकदम अधमरे थे। मेरे में होश नहीं था कि हम कहाँ हैं। अच्छा, 19 तारीख की घटना आपने बताया कि आप उनके घर पे गए थे अपने बच्चे और बेटी के साथ। हाँ, 19 तारीख को। और एफआईआर करवाने उसी दिन गई ना? उसी दिन गए थे, लेकिन एफआईआर लिखा कौन? मेरे तो लिखने के हाल में नहीं थे। बेटा का भी हाथ में बहुत चोट लगा था, उसको भी बोला जा रहा था कि तुम लिखो, लेकिन वो बोला कि हम नहीं। बेटा को भी मारा गया था ना, आपने जैसे बताया। हाँ। बेटी को भी मारा गया? नहीं, बेटी को नहीं मारा गया था। तो वो जब बोला गया उसको लिखने के लिए तो बोला मेरा भी हाथ से लिखा नहीं जा रहा है। उसी का पक्ष का एक दीपक नाम का लड़का था, उसी का दोस्त, वही लिखा। अब हम कैसे बिलीव करें कि वो क्या लिखा क्या नहीं लिखा, कैसे ये लोग क्या करवा दिया। पुलिस वाले ने पढ़ाया नहीं, सुनाया नहीं आपने कि एफआईआर में क्या क्या लिखा गया? हमको बोला कि आप देख लीजिए सही है ना। अब हम उस हाल में, जो कि हम मतलब खड़े ना होने के ना बोलने के हाल में थे, और अब हमको बोल रहा है कि आप पढ़ लीजिए। जब हम होश में आए उसके बाद हम बयान सारा लिख कर महिला थाना में देने के लिए है ना रेडी, कि हम अब महिला थाना में ये सब बयान देंगे। जाएंगे अब महिला थाना में? हम जाएंगे। जा रही हैं? हम आज ठीक नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा बहुत हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। हाँ, हम कल तक हम महिला थाना जाएंगे और हम सारा बयान अपना देंगे। तो आपके घर से लेके गए? जी। जहाँ पे उन्होंने अपना था वहाँ पे? मेरा बेटा, मेरी बेटी, तीनों ही हम लोग गए थे। अच्छा। और आपके साथ ये घटना हुआ? हाँ। एक चीज है का जब उनको पता चला तो उनका ऐसा बयान है कि वो सोची कि वो जो आपको कैश दी है उनके कथनानुसार वो आपसे आपके घर पे आई थी लेने के लिए, ठीक है, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, और उनके साथ उनकी बच्ची, उनका लड़का था। उनका आरोप ये है कि आपके घर वालों ने आपके साथ मिलकर उनको बहुत मारा, जिसमें उन्होंने अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट, मेडिकल जो रिपोर्ट होता है और प्रिस्क्रिप्शन वो हमें दिखाया हमसे बात करने के दौरान। जी। क्या कहना उस दौरान उनकी मेरे से मारपीट नहीं हुई थी, मेरी मम्मी और बहन से वो उलझ रही थी। मैं दूरी बना के रखा हुआ था क्योंकि मैं जानता था कानूनी पचड़ों में मुझे वो फंसाएगी। मेरी मम्मी से उसका झगड़ा हुआ, बहन से हुआ। मम्मी का ये पूरा छिला हुआ है, इधर छिला हुआ है, चोट लगा हुआ, उसका अंगूठा अभी तक सीधा नहीं। मेरे शरीर पे एक खरोंच तक आप कोई भी दिखा दे, उस दिन थाना पे भी मैं तैयार था अपना दिखाने के लिए, नहीं था। झगड़ा उसका मम्मी से हुआ, बहन से हुआ, गुत्थम गुत्थी हुआ दोनों में। हम बीच में एक बार परे, दोनों को अलग किए क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा था। थाना को मेरी बहन ने फ़ोन किया, थाना को हमने घर पे बुलवाया, ना कि उसने खबर दिया था थाना को। थाना को भी मैंने फ़ोन करके घर पे बुलवाया था। अच्छा, थाना को आपने रिपोर्ट? जी, और वो मेरे घर से आके उन लोग को लेके गए हैं यहाँ से। एफआईआर में आपने क्या लिखा है?
एफआईआर जब हम करवाने गए थे उस समय तो हम एकदम अधमरे थे। मेरे में होश नहीं था कि हम कहाँ हैं। अच्छा, 19 तारीख की घटना आपने बताया कि आप उनके घर पे गए थे अपने बच्चे और बेटी के साथ। हाँ, 19 तारीख को। और एफआईआर करवाने उसी दिन गई ना? उसी दिन गए थे, लेकिन एफआईआर लिखा कौन? मेरे तो लिखने के हाल में नहीं थे। बेटा का भी हाथ में बहुत चोट लगा था, उसको भी बोला जा रहा था कि तुम लिखो, लेकिन वो बोला कि हम बेटा नहीं। को भी मारा गया था ना, आपने जैसे बताया। हाँ, बेटी को भी मारा गया? नहीं, बेटी को नहीं मारा गया था। तो वो जब बोला गया उसको लिखने के लिए, तो बोला मेरा भी हाथ से लिखा नहीं जा रहा है। उसी का पक्ष का एक दीपक नाम का लड़का था, उसी का दोस्त, वही लिखा। अब हम कैसे बिलीव करें कि वो क्या लिखा क्या नहीं लिखा, कैसे ये लोग क्या करवा दिया। पुलिस वाले ने पढ़ाया नहीं, सुनाया नहीं आपने कि एफआईआर में क्या क्या लिखा गया? हमको बोला कि आप देख लीजिए सही है ना। अब हम उस हाल में, जो कि हम मतलब खड़े ना होने के ना बोलने के हाल में थे, और अब हमको बोल रहा है कि आप पढ़ लीजिए। जब हम होश में आए उसके बाद हम बयान सारा लिख कर महिला थाना में देने के लिए है ना रेडी, कि हम अब महिला थाना में ये सब बयान देंगे। जाएंगे अब महिला थाना में? हम जाएंगे। जा रही हैं? हम आज ठीक नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। हाँ, हम कल तक हम महिला थाना जाएंगे और हम सारा बयान अपना देंगे। तो आपके घर से लेके गए? जी। जहाँ पे उन्होंने अपना रिपोर्ट दर्ज कराया? जी। उनका ये आरोप है कि रिपोर्ट भी वो अपने होशोहवास में नहीं दर्ज कराई, इसकी वजह से वो बोली कि महिला थाना भी मैं जाऊंगी। क्यों? जब वो मीडिया को बयान दे रही थी उतने होश हवास में बैठ के, तो वो दर्ज कैसे नहीं करा सकती हैं? उनका कहना था कि उनको इतनी मार पड़ी थी कि वो लिख नहीं सकती थी, और उनको सोचने समझने की शक्ति उनमें बची नहीं। तो आखिर लिखवाया कौन रिपोर्ट? उनका कहना था कि आपके कोई करीबी उनके साथ थे, या उनको सही से मेरा कोई करीबी उनका एफआईआर मेरे विरुद्ध क्यों लिखेगा? मेरा ही कोई करीबी मेरे विरुद्ध एफआईआर क्यों लिखेगा? नहीं, उनका ये कहना था कि एफआईआर में जो भी लिखा हुआ है, सिंपल सा है समरी ऑफ द स्टोरी, कि वो जो एफआईआर में लिखा हुआ है वो अपने पूर्ण होशोहवास में नहीं लिखा हुआ है, इसी बाबत वो फिर महिला थाना जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। ये उनका हक है, उनकी हक की लड़ाई है। वो जहाँ जाएं, जहाँ एफआईआर करें। एफआईआर के बाद हर मामला कोर्ट पहुँचेगा, सच झूठ वहीं साबित होगा। मेरे पास गवाह है, सबूत है। उस दिन घर पे भी वो क्यों आए उसके लिए पूरा मोबाइल रिकॉर्डिंग है। अगर आप समय देंगे तो मैं एक एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा कि घर आने से पहले क्या बात हुई, घर आते आते क्या बात हुई, और घर से जाने के बाद क्या बात हुई। इवन कल रात में उनकी माताजी ने मुझे कॉल किया, और 11 बजे के आसपास, और मेरी माँ के लिए इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं, मेरी बहन को इतना गाली दिया है, मुझे गाली दी है। वो इस उम्र में आके औरत में क्या, रात में मेरा बस चलता है तो मैं कुछ कर बैठता जाके। जी, पिंकी शर्मा की माँ फ़ोन की है रात में 11 बजे के आसपास हमको। मैं सारा रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, आप जब अगर चाहेंगे तो। हेलो, एक बात बताइए कि आप लोग की कॉन्वर्सेशन कब से स्टार्ट हुई? सर, कन्वर्सेशन तो टेलीफोनिक तो बहुत लेट से स्टार्ट हुआ। हाँ, फेसबुक के माध्यम से, चूँकि लॉकडाउन का समय था और करने को कुछ था नहीं, तो घर में हम लोग फेसबुक पे ही समय काट रहे थे और वेबसाइट पे। तो 15 जुलाई 2020 को मैंने उन्हें फेसबुक पे पहला हाई भेजा था, जब उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था या एक्सेप्ट किया था वो याद नहीं है, लेकिन मैंने जब चैट में अपना डेट देखा है तो वो 15 जुलाई 2021 है, 2020। जी। अहम सवाल, आपके 2 बच्चे हैं, हाँ, ठीक है? आपकी फेसबुक से लॉकडाउन शायद से चल रहा होगा जून का टाइम। हाँ, उस समय लॉकडाउन ही था। उन्होंने, आलोक ने बताया मीडिया से बात करने के क्रम में कि लॉकडाउन था तो हमने चैटिंग शुरू की, बात हुई। हो सकता है कि एक लगाव हो जाता है, आदमी बात करने लगता है, लोग बात का बतंगर बहुत करते हैं। अच्छा, आप लोग के बीच में जो संबंध बने, फिजिकल संबंध थे क्या? सितंबर में ये मेरे से मिलने आया था रांची। ठीक है, ठीक है, उस समय 2021। हाँ, अच्छा, उस समय फिर ये रहा, जहाँ भी रहा हम सबका एड्रेस आपको देंगे। अगर इतना प्रूफ तक आप लोग जाइएगा तो हम सारा प्रूफ देंगे कि ये कहाँ रहा, किससे, किस जगह पे। रिपोर्ट दर्ज कराई? जी। उनका ये आरोप है कि रिपोर्ट भी वो अपने होशोहवास में नहीं दर्ज कराई, इसकी वजह से वो बोली कि महिला थाना भी मैं जाऊंगी। क्यों? जब वो मीडिया को बयान दे रही थी उतने होश हवास में बैठ के, तो वो दर्ज कैसे नहीं करा सकती हैं? उनका कहना था कि उनको इतनी मार पड़ी थी कि वो लिख नहीं सकती थी, और उनको सोचने समझने की शक्ति उनमें बची नहीं। तो आखिर लिखवाया कौन रिपोर्ट? उनका कहना था कि आपके कोई करीबी उनके साथ थे, या उनको सही से मेरा कोई करीबी उनका एफआईआर मेरे विरुद्ध क्यों लिखेगा? मेरा ही कोई करीबी मेरे विरुद्ध एफआईआर क्यों लिखेगा? नहीं, उनका ये कहना था कि एफआईआर में जो भी लिखा हुआ है, सिंपल सा है समरी ऑफ द स्टोरी, कि वो जो एफआईआर में लिखा हुआ है
वो अपने पूर्ण होशोहवास में नहीं लिखवाई, इसी बाबत वो फिर महिला थाना जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। ये उनका हक है, उनकी हक की लड़ाई है, वो जहाँ जाएं, जहाँ एफआईआर करें, एफआईआर के बाद हर मामला कोर्ट पहुँचेगा, सच झूठ वहीं साबित होगा। मेरे पास गवाह है, सबूत है, उस दिन घर पे भी वो क्यों आए उसके लिए पूरा मोबाइल रिकॉर्डिंग है। अगर आप समय देंगे तो मैं एक एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा कि घर आने से पहले क्या बात हुई, घर आते आते क्या बात हुई और घर से जाने के बाद क्या बात हुई। इवन कल रात में उनकी माताजी ने मुझे कॉल किया और 11 बजे के आसपास, और मेरी माँ के लिए इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं, मेरी बहन को इतना गाली दिया है, मुझे गाली दी है। वो इस उम्र में आके औरत में क्या, रात में मेरा बस चलता तो मैं कुछ कर बैठता जाके। जी, पिंकी शर्मा की माँ फ़ोन की है रात में 11 बजे के आसपास हमको। मैं सारा रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, आप जब अगर चाहेंगे तो। हेलो, एक बात बताइए कि आप लोग की कॉन्वर्सेशन कब से स्टार्ट हुई? सर कन्वर्सेशन तो टेलीफोनिक तो बहुत लेट से स्टार्ट हुआ। हाँ, फेसबुक के माध्यम से, चूँकि लॉकडाउन का समय था और करने को कुछ था नहीं, तो घर में हम लोग फेसबुक पे ही समय काट रहे थे और वेबसाइट पे। तो 15 जुलाई 2020 को मैंने उन्हें फेसबुक पे पहला हाई भेजा था, जब उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था या एक्सेप्ट किया था वो याद नहीं है, लेकिन मैंने जब चैट में अपना डेट देखा है तो वो 15 जुलाई 2021 है, 2020 जी। चीज़ अहम सवाल, आपके 2 बच्चे हैं, हाँ ठीक है, आपकी फेसबुक से लॉकडाउन शायद से चल रहा होगा जून का टाइम। हाँ, उस समय लॉकडाउन ही था। उन्होंने, आलोक ने बताया मीडिया से बात करने के क्रम में कि लॉकडाउन था तो हमने चैटिंग शुरू की, बात हुई। हो सकता है कि एक लगाव हो जाता है, आदमी बात करने लगता है, लोग बात का बतंगर बहुत करते हैं। अच्छा, आप लोग के बीच में जो संबंध बने, फिजिकल संबंध थे क्या? सितंबर में ये मेरे से मिलने आया था रांची। ठीक है, ठीक है, उस समय 2021। हाँ, अच्छा, उस समय फिर ये रहा, जहाँ भी रहा हम सबका एड्रेस आपको देंगे, अगर इतना प्रूफ तक आप लोग जाइएगा तो हम सारा प्रूफ देंगे कि ये कहाँ रहा, किससे, किस जगह पे मिला, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ गया। उसके बाद फिर इसके पापा रहते थे जमशेदपुर में, इसके पापा पागल हो गए थे, तो वहाँ इसके पापा जॉब करते थे, वो अपने पापा का भी सारा सामान वहाँ से लेकर आने लगा जमशेदपुर, वहाँ भी ये मेरे को लेकर गया था जमशेदपुर में। हाँ, अच्छा, रांची में ही तो पहले ये 2-3 बार इसका आना जाना हुआ उस बीच। अच्छा, आलोक का ये भी कहना कि आपके साथ वो सिंगल फोटो नहीं दिखा सकती है जो आपके साथ बैठ के जैसे अन्य दोस्तों के साथ आपका फोटो है। हाँ, ये ऐसा आरोप है। मतलब वो सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ उनका कोई ऐसा इंटीमेट का सीन नहीं था। बताते 1 साल से तो वो मेरे घर में ही आना जाना कर रहा है। जो इंसान दिन रात घर में, हम उसका क्या फोटो लेंगे? तो वो बोले कि वो फ्रेंडली है आपके घर के साथ, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, इस बाबत उन्होंने हेल्प की। मेरे और घर ये भी कहना है, सुन लीजिए, उनका ये भी मेरा घर वाला कौन जानता था? मेरे थ्रू मेरा घर वाला जाना या फिर मेरा घर वाला पहले जानता था? पूछिए, मेरी मम्मी है, जानते थे तो हम मेरे थ्रू सब कोई उसको जाना। अच्छा, हम मम्मी को बताए, मेरा धीरे धीरे भाई पहले मेरी बहन जानी। अच्छा, उसके बाद मम्मी जब जानी बहुत गुस्सा करने लगी, उसके बाद बहुत समझाए मम्मी को, फिर भी मम्मी इस बात से बहुत। यहाँ पे देखें, मैंने उसे खुद बताया है चैट में। एक दिन वो शाम में मुझे अपने घर बुला रही थी, लड़की का भाई आया है घर साथ में, इसलिए नहीं आए बाबू, क्यों आया है, रहेगा क्या? तो ज्वेलरी रिसेप्शन का बात करना, तो जब यहाँ पे बात रिसेप्शन की हो रही है तो जाहिर सी बात है ये शादी के बाद की बात है। तो ये कहना कि वो, और ये रहा लड़की का भाई, ये उस दिन मेरे ही घर रुका था, रात में खाना खा रहा था, उस टाइम मैंने इसका फ़ोटो लिया था। ये तो ये भी झूठ है उनका। ये चीज़ हमको पता चला जब इसका शादी का कार्ड छपने वाला था, इसका दोस्त लोग से ही हमको पता चला कि इसका शादी हो रहा है। लेकिन उन्होंने तो चैट दिखाया कि मैंने आपको चैट किया है, आपको भेजा है, चैट का डिटेल वो दिखाया। वो तो कुछ भी अब बोल सकता है उसका। तो व्हाट्सएप पे जो चैट डिटेल था वो उन्होंने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम बोले कि तुम शादी कर रहा है, तो बोला कि हाँ, तो हम बोले क्यों? हम जब मना किए कि तुमको नहीं करना है, तुम मेरे साथ फिर रह के लिव इन रिलेशन में रह कर तुम फिर शादी क्यों कर रहा है? तो उनका कहना है कि शायद अभी सजा काट रहे हैं। हाँ, किसी केस को लेके वो अभी हाँ, तो सजा काट रहे हैं। तो उनका कहना है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आप डिवोर्स नहीं लेती हैं, चाहे आपका जेल में रहता है या परदेश में, तो आप कैसे शादी कर सकते हैं? और वो कैसे कर सकते हैं? वो हम लोग अभी तुरंत शादी तो नहीं कर रहे थे ना। अच्छा, हम वो बोला कि डाइवोर्स इसी बीच कर लो, जल्दी ही ये हो जाएगा। हम डाइवोर्स इसी मंथ, मेरा वहाँ जाने का प्लान था,
हम वहाँ जाकर डाइवोर्स के लिए करने ही वाले थे, तब तक ये सब हमको खेला पता चला। अच्छा। हम तो बिना डाइवोर्स का शादी कर नहीं रहे थे। अच्छा, आपसे वो पैसा मांगते थे, आप कभी पूछती नहीं थी कि इतना पैसा मैं आपको दे रही हूँ, कल को हाँ, कुछ ऊपर बोलते नीचे हो जाए, बोलता जो भी था हो गया तो फिर क्या बोलते थे? बोलता था कि हम मेरा ज़मीन बिकने वाला है। इसका सच में ज़मीन बिकने वाला था, पेपर ऊपर सब दिखा के रखा था। तो बोला ना कि बिकेगा। हम बोलते भी थे कि देखो ये पैसा मेरी बेटी के लिए है, अब तो मेरा कुछ नहीं है। बेटा तो चलो किसी तरह से कमा खा लेगा, लेकिन अगर हम बेटी के लिए नहीं रखेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगी। तो बोला हम 1 रुपया तुम्हारा नहीं रखेंगे, मेरा ज़मीन बिक रहा है, हम सारा पैसा अंजलि के नाम पे फिक्स कर देंगे। ये बोल के मेरे से सारा पैसा लेते गया और हम देते रह गए। अब जब इतनी प्रकरण ये चीजें बिगड़ गई है, आगे बढ़ गई है, तो और उसके साथ साथ मेरा ज्वेलरी भी ले लिया। ज्वेलरी तकरीबन कितने का? ज्वेलरी भी मेरा 2.5-3 लाख का ले लिया। ज्वेलरी इसी क्या बीच करने के लिए, क्या कहने के लिए? अभी जो ये लोग कर रहा था शॉपिंग वॉपिंग ना, तो मेरा बोला पहले से तो अंगूठी के लिए, हमको अंगूठी का बहुत शौक है, एक ठो अंगूठी ले दो, अंगूठी ले दो करके ले लिया मेरे से पैसा। मेरा जो पहले पुराना ज्वेलरी था वो ले लिया। उसके बाद फिर बोला चैन ले दो, चैन ले दो करके फिर चैन ले लिया। बोला ये ज्वेलरी तुम नहीं ना पहनती है। कुछ कुछ मेरा ज्वेलरी टूट भी गया था, तो वो सारा चीज़ को ले जाके चेंज करवा कर और कुछ हल्का फुल्का अपना पैसा लगाया होगा, जाकर वो अपना चैन और अंगूठी दोनों ही चीज लिया मेरा ही पैसा से। ज्वेलरी 2.5 लाख का और 8-8.5 लाख तकरीबन कैश। 8.5 लाख से ऊपर है, आप लोग जोड़िए ना, सब यहीं पे है। अच्छा, मान लीजिए ना कि इसको 12-13 लाख के करीब आपसे वो पैसा। हाँ, सारा अगर ज्वेलरी और गोल्ड मिलाकर। आप उनको इतना पैसा देते थे, आपको कभी ये नहीं लगा कि इस टाइम पे जब लोग इतने सहज के मतलब लोग मेहनत हम क्या करें इतना, हम अगर बुद्धि ही होता हमको तो हम इतना करते जाते। अच्छा, उन्होंने कहा कि अभी उनके पास पैसा नहीं था। आपने ये जो एसी लगा हुआ है, हाँ। ये एसी नियरेस्ट जो आदित्य विजन है उससे हाँ। उन्होंने लोन पे दिलवाया आपको? हाँ, ये 17 लाख डाउन पेमेंट हम किए। अच्छा, ये एसी का डाउन पेमेंट आपने किया? हाँ। ठीक है। उनका कहना है कि उनके पास अभी पैसा नहीं था, लेकिन आपने जोर जबरदस्ती करके, और उन्होंने ये भी दिखाया कि आप उनसे क्या क्या डिमांड करती थी, महंगे महंगे जो कॉस्मेटिक, परफ्यूम ये वगैरह का फोटो। हम बता दे रहे हैं कि आज तक उसका औकात नहीं हुआ कि एक हमको नेल पेंट ला के दे। उल्टा वो मेरे से परफ्यूम मंगवाता था। अगर हम कुछ खरीदने जाते थे तो बोलता था 21 और 22 तारीख को मेरा वहाँ जाने का प्लान था, हम वहाँ जाकर डाइवोर्स के लिए करने ही वाले थे, तब तक ये सब हमको खेला पता चला। अच्छा। हम तो बिना डाइवोर्स का शादी कर नहीं रहे थे। अच्छा, आपसे वो पैसा मांगते थे, आप कभी पूछती नहीं थी कि इतना पैसा मैं आपको दे रही हूँ, कल को हाँ, कुछ ऊपर बोलता नीचे हो जाए, था जो भी हो गया तो फिर क्या बोलते थे? बोलता था कि हम मेरा ज़मीन बिकने वाला है। इसका सच में ज़मीन बिकने वाला था, पेपर ऊपर सब दिखा के रखा था। तो बोला ना कि बिकेगा। हम बोलते भी थे कि देखो ये पैसा मेरी बेटी के लिए है, अब तो मेरा कुछ नहीं है। बेटा तो चलो किसी तरह से कमा खा लेगा, लेकिन अगर हम बेटी के लिए नहीं रखेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगी। तो बोला हम 1 रुपया तुम्हारा नहीं रखेंगे, मेरा ज़मीन बिक रहा है, हम सारा पैसा अंजलि के नाम पे फिक्स कर देंगे। ये बोल के मेरे से सारा पैसा लेते गया और हम देते रह गए। अब जब इतनी प्रकरण ये चीजें बिगड़ गई है, आगे बढ़ गई है, तो और उसके साथ साथ मेरा ज्वेलरी भी ले लिया। ज्वेलरी तकरीबन कितने का? ज्वेलरी भी मेरा 2.5-3 लाख का ले लिया। इसी बीच क्या कहने के लिए? अभी जो ये लोग कर रहा था शॉपिंग वॉपिंग ना, तो मेरा बोला पहले से तो अंगूठी के लिए, हमको अंगूठी का बहुत शौक है, एक ठो अंगूठी ले दो, अंगूठी ले दो करके ले लिया मेरे से पैसा। मेरा जो पहले पुराना ज्वेलरी था वो ले लिया। उसके बाद फिर बोला चैन ले दो, चैन ले दो करके फिर चैन ले लिया। बोला ये ज्वेलरी तुम नहीं ना पहनती है। कुछ कुछ मेरा ज्वेलरी टूट भी गया था, तो वो सारा चीज़ को ले जाके चेंज करवा कर और कुछ हल्का फुल्का अपना पैसा लगाया होगा, जाकर वो अपना चैन और अंगूठी दोनों ही चीज लिया मेरा ही पैसा से। ज्वेलरी 2.5 लाख का और 8-8.5 लाख तकरीबन कैश। 8.5 लाख से ऊपर है, आप लोग जोड़िए ना, सब यहीं पे है। अच्छा, मान लीजिए ना कि इसको 12-13 लाख के करीब आपसे वो पैसा। हाँ, सारा अगर ज्वेलरी और गोल्ड मिलाकर। आप उनको इतना पैसा देते थे, आपको कभी ये नहीं लगा कि इस टाइम पे जब लोग इतने सहज के मतलब लोग मेहनत हम क्या करें इतना, हम अगर बुद्धि ही होता हमको तो हम इतना करते जाते।
अच्छा, उनका उन्होंने कहा कि अभी उनके पास पैसा नहीं था, आपने ये जो एसी लगा हुआ है, हाँ ये एसी नियरेस्ट जो आदित्य विजन है उससे हाँ उन्होंने लोन पे दिलवाया आपको? हाँ, ये 17 लाख डाउन पेमेंट हम किए। अच्छा, ये एसी का डाउन पेमेंट आपने किया? हाँ ठीक है। उनका कहना है कि उनके पास अभी पैसा नहीं था, लेकिन आपने जोर जबरदस्ती करके, और उन्होंने ये भी दिखाया कि आप उनसे क्या क्या डिमांड करती थी, महंगे महंगे जो कॉस्मेटिक, परफ्यूम, ये वगैरह का फोटो। हम हाँ हम बता दे रहे हैं कि आज तक उसका औकात नहीं हुआ कि एक हमको नेल पेंट ला के दे। उल्टा वो मेरे से परफ्यूम मंगवाता था। अगर हम कुछ खरीदने जाते थे तो बोलता था कि ये चीज मेरे लिए भी ले लेना। इसका मुंह भी खुल जा रहा अच्छा, है ये बेशरम क्या- इंसान का कि ये बोल रहा है कि ये हमको देता था। इसको तो शर्म से मर जाना चाहिए कि ये लड़की के पैसे पे पलता है। आपने पहले बढ़ावा दिया, उनको पैसा आपको शुरू में नहीं देना चाहिए। फिर बहरहाल एक चीज़ और बताइए कि करते क्या थे कौन? वो? उस आलोक ने क्या बताया कि वो क्या करता है, मतलब प्रोफेशन क्या था, जॉब करते थे, वो बिजनेसमैन? वो पहले कुछ नहीं करता था। हम यहाँ रांची, यहाँ पटना आए हैं, उसके बाद ये मेरे से बिजनेस करने तक का भी पैसा मांगा है कि तुम हमको बिजनेस करने के लिए पैसा दोगी। हम बोले कितना तक? बोला कि 5-7 लाख तक, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए। तो हम बोले उतना पैसा तो हम आपको दे रखे हैं, उतना में आप कर लीजिए बिजनेस। तो बोला अरे तुम तो देती थी तो खर्च हो गया ना, कुछ और होगा तो कर सकती है। तो और हम बच गए। बोलिए जो भी मेरा जो ज्वेलरी था हम वो भी बेच के इसको देने वाले थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन हम बच गए। के द्वारा ये बताया गया कि आपके हस्बैंड किस केस में अंदर गए हैं, क्या ये बात सही है? क्योंकि मैं सोशली ये बात नहीं करना चाहता, तो उन्होंने बोला हाँ ये बात सही है। अब एक चीज़ ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या उनका मंशा है, चूंकि उनकी माँ बार बार ये बोल रही थी और उनका भी कहना था कि मेरा मंशा ये है कि केस या लंबे चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है, हमें अपने पैसे लेने। क्या ये पूरा मसला पैसे को लेके है? गलत। आपको क्या लगता है? नहीं, उनका जो भी पैसा था उन पे खर्च हो चुका है, नगद के रूप में उनको मिल चुका है। मैंने जब जब अकाउंट से पैसे निकाले हैं उनके भेजने के बाद सबका अकाउंट डिटेल का ट्रांजैक्शन है मेरे पास कि कब कब मैंने उन्हें उनके भेजे हुए पैसे किस किस रूप में लौटाए हैं। जब जब उनको ज़रूरत पड़ा है उन्होंने मुझे पैसे भेजते रही है। चूँकि उनका एटीएम ख़राब था, वो स्वैप नहीं लेता था और अकाउंट उनका रांची का है, तो जब भी एक न्यू एटीएम के लिए उनको अप्लाई करना था तो वहाँ जाके उनको करना होता वो चीज़, और उसके वो कर नहीं पा रही थी। तो इसलिए उनका सारा पैसा मेरे पास आता था। आता क्या था, वो अपने अकाउंट में मंगाती थी, फिर मेरे अकाउंट में भेजती थी और ज़रूरत के अनुसार वो पैसे मांगते भी रहती थी। आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए उनका पैसा अंकित जॉकी वाले को एक बार भेजवाई है 2100 रुपया करके, मैंने उन्हें प्रूफ भेज दिया। फिर वो कुछ की है, एक बार हेडफोन ला कर दीजिए इसके लिए पैसा आया, वो भी मैंने उनको भेज दिया। 18-20 हज़ार अभी भेजिए, हमको अर्जेंट है मेरा वाला। आप समझ रहे हैं कि उनका वाला ही पैसा मेरे पास है जो वो मुझसे मांग रही हैं, है ना। रूम वाले को एडवांस देना है, वो भी मैं है। 500 रुपये का चंदा मांग रहा है, ये सब हटाइए। आलोक 2-3,000 कैश है तो देकर जाइए ना, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। देकर जाइए ना, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों? उनका एटीएम काम नहीं करता है। उनको 500 रुपया के लिए भी कैश का जब काम पड़ता है वो तो मेरे से ही लेती थी। एटीएम काम नहीं करता है, उनको 500 रुपया के लिए भी कैश का जब काम पड़ता है वो तो मेरे से ही लेती थी। और फिर वो मुझे ट्रांसफ़र करते रहती थी। तो एक ही बार में कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000 भेज देती थी। फिर जब जब उनका काम होता था वो अपना अकाउंट्स मेंटेन करती थी कि किसके पास क्या बच रहा है। अब तुमको अभी पता नहीं है मेरा जिद, हम सिर्फ प्यार करना ही नहीं जानते हैं, तुमको मालूम होना चाहिए कि हम बर्बाद भी अच्छे से करना जानते हैं। ये लाइन उन्होंने क्यों भेजा मेरे को, मेरे समझ के बाहर है। अच्छा, ब्लैकमेलिंग पहले से जी, 2000 अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, शाम में ले लीजिएगा, डन, भेज दिए। हमको आइसक्रीम खाना है, ला कर दीजिए। इस तरह से तो धमकी चल रहा था, और नहीं देने पे जो न सो, सब ये ब्लैकमेलिंग का पार्ट है। 1000 का रिचार्ज कर दीजिए मेरे इलेक्ट्रिक का रिचार्ज हम करेंगे तो पैसा कौन देगा? रिचार्ज कर दीजिए इलेक्ट्रिक बिजली का। 10th का बुक मार्केट में अवेलेबल होगा तो ला के दीजिए सोनू का, सोनू उनका बेटा का घरेलू नाम है। रेंट हम पेमेंट करते हैं, मेरे पास गूगल पे है। हम अंकल को पेमेंट करते हैं, वो बताएंगे ना कि कौन पेमेंट करता है उनको रूम रेंट।
आप लोग भी देख सकते हैं ना कि रूम रेंट कौन देता है। नहीं ठीक है, आपने बताया कि आप गूगल पे करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन और आपके और अंकल के बीच में तो होगा ही, है उसमें तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना। वही चीज बोल रहे हैं ना कि ये लोग 8,000 रुपया रूम रेंट लगता है, 1,000 रुपया मेंटेनेंस लगता है। ऐसा के मामला में अहम मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, जो आज प्रेस में उन्होंने कहा, उनका एक सेकंड माता श्री, उनका कहना है कि जो पैसा आपने उनको दिया, हाँ। उनका कहना है कि उनका क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आपने पेटीएम नंबर बदल दिया। एक बार बात सुन लीजिएगा। उसके बाद एटीएम आपका खराब था, जिसके कारण से आप उनको पैसा देती थी, वो पैसा निकाल के आपको कैश में आप लोग मेरा पता, आप लोग ये तो पता कीजिएगा ना कि मेरा एटीएम कब खराब हुआ। जब पूरा जांच पड़ताल होगा तो ये भी तो पता चलेगा कि मेरा एटीएम कब खराब हुआ। वो अपने बात में तो अपने फंसता चला जा रहा है। मेरा एटीएम कब खराब हुआ, चलिए आप लोग सब पता करवाइए इस चीज को लेकर कि मेरा एटीएम कब खराब हुआ और वो कब ऐसा बोला है। उनका क्रेडिट कार्ड आपके पास है क्या, ये सच है? हाँ, एक क्रेडिट कार्ड है। उससे उन्होंने कहा कि उससे आपने रिसेंटली शॉप किया है कुछ अंगूठी या कुछ 20,000 आज तक 20,000 के अलावा अगर वो बोल दे या उसका क्रेडिट कार्ड तो दिखाएगा ही ना कि क्या हम किए हैं। 20,000 के अलावा कोई शॉपिंग किया होगा तो वो जो बोलेगा हम वो करेंगे। एक क्रेडिट कार्ड वो मेरा हमको देकर रखा, इसीलिए देकर रखा था कि उतना मेरा पैसा लेकर रखा है। जब भी मांगते पैसा लेकर रखा है, जब भी मांगते थे तो बोलते थे तुमको पैसा का ही जरूरत है ना, तुमको कितना का जरूरत होता, जितना का जरूरत होता मेरा क्रेडिट कार्ड में है, तुम यूज करना इसको। लेकिन आज तक हम उसका क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किए। ये फर्स्ट टाइम गुस्सा से हम जाकर ज्वेलरी शॉप में 20,000 का, वो भी ज्यादा का नहीं, 20,000 का हम उसका क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम। हाँ, तो ये झगड़ा करने के बाद आप शॉपिंग की, उससे पहले? नहीं, झगड़ा करने के बाद, जब ये झगड़ा होने नहीं, मारपीट से पहले हुआ है। अच्छा। लेकिन बाती जो हम लोग का हो रहा था उसके बाद, और उसको बताकर ही किए हैं। अच्छा। हम उसको बता भी दिए कि हम जा रहे, तेरा क्रेडिट कार्ड में कितना पैसा है, तो बोला 20,000। हम उसको बार बार बोलते थे कि हम ले लेंगे, लेकिन नहीं लेते थे। तो जब ऐसी बाती हुआ तो हम बोले जा रहे हम सामान लेने, तो वो ऐसी नॉर्मली सोचा कि तो हर बार बोलती है नहीं लेती है। लेकिन हम उस दिन वाकई में जाके 20,000 का शॉपिंग किए, और वो भी गुस्से में किए क्योंकि मेरा इतना पैसा लेके रखा हुआ है। तकरीबन पैसा आपका लिया? देखिए ना, ऐसा के मामला में अहम मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, जो आज प्रेस में उन्होंने कहा, उनका एक सेकंड माता श्री, उनका कहना है कि जो पैसा आपने उनको दिया, हाँ। उनका कहना है कि उनका क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आपने पेटीएम नंबर बदल दिया। एक बार बात सुन लीजिएगा। उसके बाद एटीएम आपका खराब था, जिसके कारण से आप उनको पैसा देती थी, वो पैसा निकाल के आपको कैश में आप लोग मेरा पता, आप लोग ये तो पता कीजिएगा ना कि मेरा एटीएम कब खराब हुआ। जब पूरा जांच पड़ताल होगा तो ये भी तो पता चलेगा कि मेरा एटीएम कब खराब हुआ। वो अपने बात में तो अपने फंसता चला जा रहा है। मेरा एटीएम कब खराब हुआ, चलिए आप लोग सब पता करवाइए इस चीज को लेकर कि मेरा एटीएम कब खराब हुआ और वो कब ऐसा बोला है। उनका क्रेडिट कार्ड आपके पास है क्या, ये सच है? हाँ, एक क्रेडिट कार्ड है। उससे उन्होंने कहा कि उससे आपने रिसेंटली शॉप किया है कुछ अंगूठी या कुछ 20,000 आज तक 20,000 के अलावा अगर वो बोल दे या उसका क्रेडिट कार्ड तो दिखाएगा ही ना कि क्या हम किए हैं। 20,000 के अलावा कोई शॉपिंग किया होगा तो वो जो बोलेगा हम वो करेंगे। एक क्रेडिट कार्ड वो मेरा हमको देकर रखा, इसीलिए देकर रखा था कि उतना मेरा पैसा लेकर रखा है। जब भी मांगते थे तो बोलते थे तुमको पैसा का ही जरूरत है ना, तुमको कितना का जरूरत होता, जितना का जरूरत होता मेरा क्रेडिट कार्ड में है, तुम यूज करना इसको। लेकिन आज तक हम उसका क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किए। ये फर्स्ट टाइम गुस्सा से हम जाकर ज्वेलरी शॉप में 20,000 का, वो भी ज्यादा का नहीं, 20,000 का हम उसका क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम। हाँ, तो ये झगड़ा करने के बाद आप शॉपिंग की, उससे पहले? नहीं, झगड़ा करने के बाद, जब ये झगड़ा होने नहीं, मारपीट से पहले हुआ है। अच्छा। लेकिन बाती जो हम लोग का हो रहा था उसके बाद, और उसको बताकर ही किए हैं। अच्छा। हम उसको बता भी दिए कि हम जा रहे, तेरा क्रेडिट कार्ड में कितना पैसा है, तो बोला 20,000। हम उसको बार बार बोलते थे कि हम ले लेंगे, लेकिन नहीं लेते थे। तो जब ऐसी बाती हुआ तो हम बोले जा रहे हम सामान लेने, तो वो ऐसी नॉर्मली सोचा कि तो हर बार बोलती है नहीं लेती है।
लेकिन हम उस दिन वाकई में जाके 20,000 का शॉपिंग किए, और वो भी गुस्से में किए क्योंकि मेरा इतना इतना पैसा लेके रखा हुआ कितना है। तकरीबन पैसा आपका लिया? देखिए ना, जब कुछ मीडिया में ये आ गया है, लोगों के सामने चीजें आ गई, आपके लाइफ पे इसका क्या असर पड़ रहा है? लाइफ का असर यही पड़ेगा कि मेरे पर्सनल लाइन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फैमिली परिवार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर कोई मुझे बचपन से जानता है। वो लोग मेरा मेहनत जानते हैं, मेरा कमाई जानते हैं, मेरा शौक़ जानते हैं। मेरे मोहल्ले वाले भी सब कुछ जानते हैं, इवन मार्केट में भी हर कोई मुझे बचपन से जानता है। जो असर पड़ेगा वो मेरे कैरियर पे पड़ेगा, मेरे पैसा पे पड़ेगा। चूँकि मेरा बिजनेस नहीं है, सैलरीड पर्सन हूँ, मे भी उस पर इम्पैक्ट पड़े अगर गलत साबित हुआ तो। अभी मैं 17 तारीख से 4 तारीख तक अपने शादी के छुट्टी में था, और अभी भी छुट्टी के नाम पे ही जो भी हो रहा है वो हो रहा है। अब 4 तारीख के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं उस नौकरी में हूँ या नहीं हूँ, मैं कोई कांटेक्ट में हूँ नहीं उनके। तो एक इम्पैक्ट तो आपका बहुत बड़ा पड़ा कि आपकी जो शादी टूट गई। जी, टूट गई या अभी आपने शादी टूटी नहीं, शादी को तोड़वाया गया है तोड़वाया गया। पिंकी शर्मा के द्वारा। उसके भाई को लगातार वो फ़ोन पे धमकी देते रही, ब्लैकमेल करते रही कि तुम शादी तोड़ो, नहीं तो शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारी बहन कभी चैन से नहीं रहेगी। तो ये आपके स्टार्टिंग लाइफ की तो पहली ब्रेकडाउन है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ तो आपके लाइफ में ये घटा कि इस चीज़ को लेके आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जी, ठीक है, अब आपका कानूनी रूप से सर जो वो अभी तक बोल रही है उसके एफआईआर में ऐसा कुछ है नहीं। तो जो कानूनी लड़ाई होगा तो वो तो एफआईआर पे होगा, बाहर में बोलने वाले पे होगा नहीं। इनकेस वो दोबारा केस भी करती हैं तो जो भी जब केस पे आ ही गया है इंसान, तो अब जो होगा वो कोर्ट में होगा, उसको देखा जाएगा। लेकिन आज मेरा मीडिया में आने का यही पर्पस था कि जो मेरा वो इज्जत ली है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में जाके, तो रोड का लड़ाई रोड पे, मीडिया का लड़ाई मीडिया से। इसके कारण मैं सामने आके अपना पक्ष रखा, और सबसे यही उम्मीद करता था कि भाई अब मेरा भी पक्ष को सामने रखा जाए। अभी तक जो भी चला है एक ही न्यूज़ बाइट, एक ही रिपोर्टर का किया हुआ न्यूज़ बाइट सारे न्यूज़ चैनल पे चला है, और एक पक्षीय चला है। सिंगल फ्रेम सेम न्यूज़ बाइट चला है, वो नीचे वाले न्यूज़ से लेके नेशनल न्यूज़ तक पे एक ही न्यूज़ बाइट चला है। क्योंकि मेरा इतना इतना पैसा लेके रखा हुआ कितना है। तकरीबन पैसा आपका लिया? देखिए ना, जब कुछ मीडिया में ये आ गया है, लोगों के सामने चीजें आ गई, आपके लाइफ पे इसका क्या असर पड़ रहा है? लाइफ का असर यही पड़ेगा कि मेरे पर्सनल लाइन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फैमिली परिवार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर कोई मुझे बचपन से जानता है। वो लोग मेरा मेहनत जानते हैं, मेरा कमाई जानते हैं, मेरा शौक़ जानते हैं। मेरे मोहल्ले वाले भी सब कुछ जानते हैं, इवन मार्केट में भी हर कोई मुझे बचपन से जानता है। जो असर पड़ेगा वो मेरे कैरियर पे पड़ेगा, मेरे पैसा पे पड़ेगा। चूँकि मेरा बिजनेस नहीं है, सैलरीड पर्सन हूँ, मे भी उस पर इम्पैक्ट पड़े अगर गलत साबित हुआ तो। अभी मैं 17 तारीख से 4 तारीख तक अपने शादी के छुट्टी में था, और अभी भी छुट्टी के नाम पे ही जो भी हो रहा है वो हो रहा है। अब 4 तारीख के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं उस नौकरी में हूँ या नहीं हूँ, मैं कोई कांटेक्ट में हूँ नहीं उनके। तो एक इम्पैक्ट तो आपका बहुत बड़ा पड़ा कि आपकी जो शादी टूट गई। जी, टूट गई या अभी आपने शादी टूटी नहीं, शादी को तोड़वाया गया है तोड़वाया गया। पिंकी शर्मा के द्वारा। उसके भाई को लगातार वो फ़ोन पे धमकी देते रही, ब्लैकमेल करते रही कि तुम शादी तोड़ो, नहीं तो शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारी बहन कभी चैन से नहीं रहेगी। तो ये आपके स्टार्टिंग लाइफ की तो पहली ब्रेकडाउन है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ तो आपके लाइफ में ये घटा कि इस चीज़ को लेके आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जी, ठीक है, अब आपका कानूनी रूप से सर जो वो अभी तक बोल रही है उसके एफआईआर में ऐसा कुछ है नहीं। तो जो कानूनी लड़ाई होगा तो वो तो एफआईआर पे होगा, बाहर में बोलने वाले पे होगा नहीं। इनकेस वो दोबारा केस भी करती हैं तो जो भी जब केस पे आ ही गया है इंसान, तो अब जो होगा वो कोर्ट में होगा, उसको देखा जाएगा। लेकिन आज मेरा मीडिया में आने का यही पर्पस था कि जो मेरा वो इज्जत ली है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में जाके, तो रोड का लड़ाई रोड पे, मीडिया का लड़ाई मीडिया से। इसके कारण मैं सामने आके अपना पक्ष रखा, और सबसे यही उम्मीद करता था कि भाई अब मेरा भी पक्ष को सामने रखा जाए। अभी तक जो भी चला है एक ही न्यूज़ बाइट, एक ही रिपोर्टर का किया हुआ न्यूज़ बाइट सारे न्यूज़ चैनल पे चला है, और एक पक्षीय चला है। सिंगल फ्रेम सेम न्यूज़ बाइट चला है, वो नीचे वाले न्यूज़ से लेके नेशनल न्यूज़ तक पे एक ही न्यूज़ बाइट चला है। कोई भी रिपोर्टर, ना थाना किसी का कोई रिपोर्टर आया था, ना घर पे कोई रिपोर्टर आया था, बस एक रिपोर्टर था, वही अपना लिया है, वही सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है, या जैसे न्यूज़ का चैनल चलता हो मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्टिंग करने वाले एक ही लोग थे, और उन्होंने ही सबको ये दिया। और चूँकि घर पे भी आके उन्होंने बाइट लिया, लेकिन मेरा घर उसके पीछे है, तो मेरे घर आने का किसी ने कोशिश नहीं किया।
मतलब आपसे बस आपका मुझे पक्ष रातों जानने रात की उन्होंने कोई कोशिश बदनाम नहीं। किया जी। मतलब आपसे आपसे आपका पक्ष जानने की कोई कोई नहीं। कोशिश नहीं सर, कोई कोशिश तो नहीं। एक पक्ष ये था जी। इसलिए हमने सोचा कि आपसे चल के आपसे भी मैं बात करूं जी, personally बिल्कुल। मिलकर, क्योंकि हर चीज़ का दो पहलू होता है। जी। अगर वो कह रही है तो आपको भी